हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आज अपन पावर। ठीक है, अभी रिसेंटली अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब अपन आज पढ़ेंगे पावर क्या होती है। देखो, अपन ने स्टार्टिंग करी थी वर्क के साथ, है ना, फिर अपन ने एनर्जी समझा, फिर वर्क और एनर्जी का रिलेशन पढ़ा। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इस टॉपिक को सम अप करने के लिए पावर, है ना, एज द टॉपिक गोज वर्क, पावर, एनर्जी। तो अपन ने वर्क और एनर्जी तो पढ़ लिया है। एनर्जी का भी एक छोटा सा पार्ट और बचा है, मैकेनिकल एनर्जी, वो भी अपन आज ही कवर करेंगे। अब पावर देखते हैं, पावर क्या चीज होती है। देखो, पावर अगर मैं आसान शब्दों में आपसे पूछूं तो ताकत, है ना, किसी काम को करने की ताकत। तो भाई हम पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, पावर को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक बल्ब है ना, एक बल्ब है, और लेट से कि ये जो बल्ब है, ये पावर को हम अभी अपन आएंगे यूनिट्स पे भी आएंगे अभी अपन, या चलिए पहले अपन यूनिटी देखते हैं, उसके बाद एक एक एग्जांपल लेंगे, तब अपने को और अच्छे से क्लियर होगा। सो एज ऑफ नाउ पावर का मतलब होता है एक सेकंड में कितना वर्क किया जा सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पावर। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना वर्क कर सकते हैं उसे पावर बोलते हैं। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि भाई जो पावर होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो पावर है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है। अगर अब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकंड, या हम इसे क्या बोलते हैं, वॉट। अब जूल पर सेकंड कैसे आया, मैंने बोला ना आपको, एज द डेफिनेशन गोज, पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है पावर का मतलब, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना काम किया गया है। तो भाई अब ये जो काम किया गया यानी कि वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड, यानी कि एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर सेकंड। और इसकी हम इसकी यूनिट को वॉट भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, वॉट बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे यहां पे पावर की हमने यूनिट दे दी है, यहां पे वॉट। तो ये तो एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हुआ पावर का। अब दो चार बातें अपन और कर लेते हैं इसमें। स्केलर क्वांटिटी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब एक और चीज ये होती है कि पावर जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट पर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे बोल सकता हूं मैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पावर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, it can also be defined as the rate of change of work done with respect to time। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर dW बाय dt। और ये W क्या है, दिस इज बेसिकली द वर्क डन, और ये P क्या है, पावर है। अब देखो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, P बराबर D बाय dt। और मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे वर्क डन को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अगर मैं इस ब्रैकेट को या इसको डिफरेंशिएशन को अगर मैं यहां पे ओपन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वर्क डन को F डॉट ds बाय dt, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो पावर बराबर एफ डॉट डी एस बाई डी टी हो गया। अब इसको एक स्टेप और अगर अपन आगे लेकर के जाएं तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट,
अब देखो ds बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसके बराबर हो गई, ये वाली क्वांटिटी वेलोसिटी के बराबर हो गई। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया, एफ डॉट वी वेक्टर। अब ये ए डॉट बी वेक्टर की याद दिला रही होगी आपको, यानी कि ए डॉट बी को अपन कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर एफ वी कॉस थीटा, जिसमें एफ तो क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है, और ये P क्या है, दिस इज पावर। और यहां पे ये जो W था, दिस इज वर्क डन, है ना, वर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपकी पावर हो गई। ठीक है, तो यही बस पावर होती है, इसके अलावा और कोई पावर में कोई कंसेप्ट नहीं होता। सीधी सच्ची बात याद रखनी है, पावर इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकेंड में कितना वर्क किया जाता है उसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। इसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, और एक साइंटिस्ट के नाम पे अपन ने इसको क्या दे रखा है, वॉट। एक जैसे फोर्स को न्यूटन दे रखा है, वैसे ही पावर को वॉट। ठीक है, एक और बात हमने क्या बोली कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये हर एक सेकंड पे चेंज हो रही है तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि हमने पावर को कैसे डिफाइन किया, dw बाई dt, वर्क डन को क्या लिख लिया, f डॉट ds बाई dt। ds बाई dt इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला यहां पे निकल के आ जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये भी एक फॉर्मूला याद रखिए, और एक ये फॉर्मूला याद रखिए, और एक ये। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पावर। अब मेरा एक एग्जांपल आप सुनिए, यहां पे जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, लेट्स से कि अपने पास एक बल्ब है, और सब हमने देखे ही है बल्ब, ठीक है ना, लिखा रहता है उस पे कि ये 100 वाट का बल्ब है, या 200 वाट का है, 500 वाट का है, 10 वाट का है, 50 वाट का है, सबने देखा है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये बल्ब एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये ऐसे लिखा हुआ है 100 जूल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये 100 जूल का वर्क करेगा या इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये मतलब होता है इसका पावर का यहां पे। ठीक है ना, अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे पावर कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट होते हैं, लिखा रहता है 1200 मेगावाट, 1300 मेगावाट, है ना, कोई 800। तो वहां पे क्या होता है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी बना पा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे एफिशिएंसी का। तो पहले हम यहां तक की बातें नोट करें। ओके, तो अब अपन एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। यहां का पार्ट रब कर दो ये। तो हेडिंग डालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल अपन जो यूज करते हैं उसे अपन बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। और उसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। अब देखो, एफिशिएंसी का कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आज अपन ने एक ट्यूबलाइट बनाई। क्या बनाई, एक ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट बनाने के पीछे हमारा क्या इंटेंशन था कि वो लाइट प्रोड्यूस करे, यानी कि लाइट एनर्जी को वो प्रोड्यूस करे। तो अब हमने लेट से वो ट्यूबलाइट अगर हमने बना दी है, बिल्कुल रेडी कर दी है, तो हमने उस ट्यूबलाइट में इनपुट दिया। और कितना इनपुट दिया, लेट से हमने इनपुट दिया 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी। तो हमने इनपुट कितना दिया, 100 जूल का हमने उसमें इनपुट दे दिया। तो हम क्या चाहते हैं कि वो ट्यूबलाइट भी 100 जूल का आउटपुट दे। ठीक है, तो अब हमने अगर आउटपुट की बात करी
तो हमको आउटपुट कितना मिला, लेट से हमको आउटपुट मिला 60 जूल का। कितना आउटपुट मिला, 60 जूल का। भाई हमने इनपुट दिया 100 जूल, हमें आउटपुट मिला 60 जूल, इसका मतलब 40 जूल वेस्ट हो गया, एनर्जी 40 जूल की वेस्ट हो गई। तो क्या हुआ होगा, हमने ऐसा इमेजिन किया कि शायद ऐसा हुआ होगा कि 20 जूल तो, या 20 की जगह करते हैं लेट से 30 जूल तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो 10 जूल था वो थोड़ी बहुत आवाज भी होती है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। हमने ऐसा अनुमान लगाया। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक ट्यूबलाइट जलाते हो, कोई बल्ब जलाते हो, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है वो, तो हीट होती है, यानी कि हीट एनर्जी में लॉस्ट हो गई कुछ एनर्जी, और थोड़ी बहुत वो साउंड भी करती है, तो मान लीजिए 10 जूल साउंड में चलेगा। तो क्या ऐसा बोलना सही है कि एनर्जी लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं। एक स्टेटमेंट है थर्मोडायनामिक्स में, अपन आगे पढ़ेंगे, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को बना नहीं सकते हो, और अगर वो बन गई है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो आपने 100 जूल की एनर्जी दी, यूटिलाइज उसने आपको आउटपुट दिया 60 जूल का, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी के 40 जूल वेस्ट हो गए। वेस्ट नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं काम आ गए। हालांकि जब हम वो ट्यूबलाइट बना रहे थे तो हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करे, वो साउंड एनर्जी भी निकाले। हमने तो क्या पर्पज से बनाया था कि भाई वो लाइट एनर्जी दे। अब वो लाइट एनर्जी केवल 60 जूल की दे पा रहा है, तो इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। तो अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है कि भाई इस ट्यूबलाइट की कितनी एफिशिएंसी है, तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है। हमको क्या मिला? यूजफुल आउटपुट। देखो, इसको ऐसे और समझो, 100 जूल में से 60 जूल लाइट एनर्जी निकली, यानी कि यही हमारे लिए यूजफुल था। ये दोनों हम नहीं चाहते थे, फिर भी बन गया, तो ये हमारे लिए अभी यूजफुल है क्या? नहीं है। अगर हमें हीट या साउंड एनर्जी निकालनी होगी तो यार हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे जो वो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा दे। जैसे कि इसके लिए हॉर्न बना देंगे, इसके लिए हीटर बना देंगे, है ना। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं था, ये अनवांटेड चीजें आ गई, है ना, अनयूजफुल चीजें आ गई। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से हम किसी भी अप्लायंसेस की, किसी भी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, अगर हमें पता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या कितना वर्क डन कर रहा है। उसके हिसाब से हम ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने एक फैन बनाया। क्या बनाया? एक फैन बनाया। और अगेन आपने क्या किया, उस फैन के अंदर आपने लेट से 200 जूल की एनर्जी का इनपुट दिया। अब उस फैन ने क्या किया, आपको आउटपुट दिया 150 जूल का। तो यानी कि यहां पे कितना रह गया? 50 जूल ऐसी एनर्जी है जो कि हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हुई होगी। लेट से कि वो 25 जूल तो हीट में कन्वर्ट हो गई और रिमेनिंग 25 जूल साउंड में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हम फैन बनाने से पहले क्या हमने ऐसा सोचा था कि हम ऐसा फैन बनाएंगे जो गर्म हवा भी फेंकेगा, जो गर्मी भी देगा और आवाज भी करेगा? हमने तो नहीं सोचा था। हमने तो क्या सोचा था कि वो सिर्फ हवा देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन ये एडिशनल प्रोडक्ट इसमें निकल के आ गई जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमारे लिए यूजफुल क्या है? ये। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 150 अपॉन 200 इंटू 100। तो कितनी आ गई है? 75%। ठीक है ना। इस केस में 160, तो यहां पे कितनी आ गई? 60 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कि 60% एफिशिएंसी यहां पे हमें आई है। तो ये रोल है एफिशिएंसी का। ठीक है, मेरे ख्याल से पावर और एफिशिएंसी हमें समझ में आया। अब इसके ऊपर अपन एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं।
Okay, so our first numerical is a block of mass 2 kg is lifted up by a person up to a height h equals to 10 meter in 5 seconds without changing in kinetic energy. Find the average power given by the person. तो भाई यहां पे क्या है, एक ब्लॉक है 2 kg का जो कि ऊपर उठाया जा रहा है और एक सर्टेन हाइट 10 मीटर और कितने टाइम में, t बराबर 5 सेकेंड में, विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द एवरेज पावर गिवन बाय द पर्सन। तो उस पर्सन ने इसको कितनी पावर दी होगी, यानी कि 1 सेकेंड में कितना वर्क किया होगा उसने इस ब्लॉक को यहां से h हाइट ऊपर लेके जाने में, यानी कि नीचे से 10 मीटर ऊपर लेके जाने में कितना वर्क, कितना पावर उसने दिया होगा, ये हमें यहां पे बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, और अगर ये कोई पर्सन इसे ऊपर की तरफ उठा रहा है तो यानी कि इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा F, तो इसको मैं बोल देता हूं FP, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 20 न्यूटन नीचे की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका ऊपर। ठीक है, अब मैंने अभी तक कौन सा रिलेशन पढ़ा है, वर्क एनर्जी रिलेशन। तो अगर मैं यहां पे वर्क एनर्जी रिलेशन लगाऊं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो वो क्या होगा, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन, यहां पे कितने वर्क डन है, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक वर्क डन बाय पर्सन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय पर्सन इज इक्वल्स टू, अब देखो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल ये फाइनल। अब देखो यहां पे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, तो हम क्या कर देंगे इसको जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब देखो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर का ऊपर, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, यहां पे नेगेटिव है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -20 इंटू 10 प्लस WP बराबर 0। फिर वर्क डन बाय पर्सन कितना आ गया, 200 जूल। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या, मतलब कैसे अप्रोच करना है। देखो यहां पे क्या था, हमको वर्क पावर बाय पर्सन निकालना है। पावर बाय पर्सन हम जानते हैं पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क डन बाय पर्सन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन बाय पर्सन मुझे निकालना था, मैंने इसलिए यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। तो यहां से मुझे वर्क डन बाय पर्सन पता चला, कितना आ गया, 200 जूल। तो अब मेरा पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, P बराबर वर्क डन बाय टाइम, है ना। तो वर्क डन बाय पर्सन कितना आ गया, 200, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड ही है ना टाइम। ओके, सो 5 4 20 इज 40 वॉट, 40 वॉट या जूल पर सेकेंड। तो यहां पे आपने पावर कितनी कैलकुलेट करी, 40 वॉट। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। अल्टीमेटली हमारा एम था उस पर्सन ने 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया, उसको ऊपर लेकर के जाने में, कितना ऊपर, 10 मीटर ऊपर लेके जाने में। तो सबसे पहले हमने क्या अप्रोच रखी, वर्क डन बाय पर्सन कैलकुलेट किया, टाइम हमें गिवन था, वर्क को डिवाइड कर दिया टाइम से, पावर आ गई। ठीक है, ओके। सो अनदर क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ये तो रब कर रहा हूं मैं, a particle of mass 2 kg is released from a sufficient height, find the power of gravitational force at t बराबर 3 सेकेंड। तो देखो ये एक पार्टिकल है और 2 kg का है, इसको रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट,
लेट से कि h है, और अगर इसका FBD ड्रॉ करें तो यहां नीचे 20 न्यूटन लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द पावर एट t बराबर 3 सेकेंड। टाइम हमें 3 सेकेंड का दिया गया है। तो भाई अगर मैं पावर का फॉर्मूला देखूं तो पावर के फॉर्मूले में मैंने देखा था F डॉट V वेक्टर होता है, या पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है ना, यही होता है। तो यहां पे अगर मैं वर्क डन निकालूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। तो ये भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, तो वर्क डन से तो काम नहीं चलने वाला। अच्छा, फोर्स मुझे पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहां पे इन्होंने जो पावर पूछी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही पावर पूछी है। तो अगर मुझे यार ये पता चल जाए कि ये यहां पे जो नीचे आ रही है ये पार्टिकल, तो ये 20 न्यूटन का तो फोर्स नीचे है, लेकिन नीचे की तरफ अगर मुझे ये पता चल जाए ना वेलोसिटी, तो मजा आ जाएगा यार। मैं 20 को V से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी पावर आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें? देखो, अगर मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूं, यानी कि V बराबर U प्लस AT, तो क्या बोला गया है कि पार्टिकल इज रिलीज्ड। इस वर्ड को ध्यान रखिए, पार्टिकल इज रिलीज्ड, यानी कि ऐसे ड्रॉप किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये U बराबर क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नीचे G लगता ही है, कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया V बराबर 10 इंटू कितने टाइम में, T बराबर 3 सेकेंड, तो 10 इंटू 3 इज 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर वेलोसिटी। तो मेरे पास भैया वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अभी मेरे पास फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना। P बराबर F डॉट V, अगर ऐसा लिखा होता W बराबर F डॉट S, तो आप क्या बोलते थे कि वर्क डन तभी पॉजिटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होंगे, अगर एक भी अपोजिट तो वर्क डन नेगेटिव। यहां पे भी बेटा वही कंसेप्ट है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, P बराबर फोर्स इज 20 एंड वेलोसिटी इज 30 एंड दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पे कितना आ गया 600 वॉट या जूल पर सेकेंड। क्लियर? या कोई दिक्कत अभी भी इसको समझने में? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें यहां इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना पड़ा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, बट हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, काफी एग्जांपल हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो दिस वाज वन ऑफ अ इजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव अहेड। रब कर दो इस क्वेश्चन को। तो ये हम पढ़ चुके हैं एफिशिएंसी के बारे में, यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इनटू 100। ये फॉर्मूला कैसे आया है अब हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। दोनों एग्जांपल देखे अपन ने, ट्यूबलाइट वाला भी और फैन वाला भी। चलो अब बात करते हैं यार मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी एक बच्चा अगर डिफाइन करना चाहे मैकेनिकल एनर्जी को, बेटा कुछ करना चाहेंगे आप डिफाइन? आइए देखिए, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज अपन रिलेशन पे लाके छोड़ते हैं, है ना, बाकी एग्जांपल्स अपन कल लगाएंगे। चलो, मैकेनिकल एनर्जी को अपन अगर डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड as the sum of kinetic energy and potential energy, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समय, यानी कि अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को m डॉट ई लिख रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि ये किसके बराबर हो,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज व्हाट आई वांट टू से विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन. मैकेनिकल एनर्जी का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी. अच्छा, अब इसकी कुछ खास बातें ये हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. और एक और कमेंट हम इसके बारे में ये कर सकते हैं कि इट इज फ्रेम डिपेंडेंट. ठीक है. अब इसके अंदर ये 3 पॉइंट के बाद अब हमें ये चीज समझनी है कि अगर अपन ये बोल रहे हैं कि ये जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव हो रही है तो ये कैसे है, इसको हम समझें. और ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी हम समझे. तो ये 2 बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. एक तो ये कैसे हुआ और एक ये फॉर्मूला कैसे आया. ठीक है ना. तो आओ देखो यहां पे, अगर पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हुए. ठीक है ना. फिर अपन फॉर्मूले पे आते हैं. सो वी आर सेइंग कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे? हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, सबको अच्छे से याद है. तो ये क्या होती है? जीरो और पॉजिटिव. तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो केवल जीरो और पॉजिटिव होती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. अब मैकेनिकल एनर्जी है क्या? बेसिकली इन दोनों का समेशन है ना. इन दोनों को ऐड करना है. तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी का कैसा मिलेगा? जीरो भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा. मतलब सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं कि मैकेनिकल एनर्जी बड़ी, छोटी, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी आ सकती है. मतलब बड़ी छोटी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाए और या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाए, है ना. बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकते हैं, तब ये वाली चीज अपने सामने आ सकती है. अब अपन एक रिलेशन पढ़ते हैं जिसे अपन बोलते हैं वर्क मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. कुछ भी आप बोल दीजिए. इसको पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि यह फॉर्मूला आता कैसे है. कैसे हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होती है. तो हेडिंग डालें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. अभी जैसे अपन ने पढ़ा था ना वर्क एनर्जी थ्योरम, उसी तरह से ये है वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम. कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से. वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? क्या हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में यह पढ़ा था कि वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और सिस्टम इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ या ना? क्या यही पढ़ा था? यानी कि वर्क डन बाय टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. यही पढ़ा है अपन ने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में इसे देखें तो टोटल वर्क डन यानी कि कैसे कैसे फोर्सेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो आओ देखो, यहां पे लिखते हैं अपन टोटल फोर्सेस का मतलब इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब अगर मैं बात करूं इंटरनल फोर्सेस की, तो क्या वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं? कंजर्वेटिव तो क्या, जो केवल इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. नॉन कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करते हैं. पढ़ चुके हैं अपन. तो अगर मैं इसको भी और ब्रेक करूं, जैसे मैंने इसको और इसको ब्रेक किया, उसी तरह से ये और कैसे ब्रेक हो सकता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का मैं केवल सी लिख रहा हूं, ठीक है ना. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपैंड करके यहां पे आपको शो किया है कि इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल के भी दो पार्ट, दिस इज इक्वल्स टू योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक और बात को रिकॉल करो, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। देखो याद करो, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, क्या ऐसा फॉर्मूला देखा था हमने? तो क्या हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। पर तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू सी की जगह माइनस डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहां पे शो कर दिया, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लीज थोड़ी देर तक समझिए इसे, है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, अदरवाइज ये मिस हो जाएगा तो दोबारा समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो माइनस की टर्म है इसको मैं वहां पे भेज देता हूं, तो अपने पास क्या बचेगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। मैंने इसको क्या लिख दिया, चलो यहां पे भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब अभी अभी हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो हमने यहां से क्या लिखा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एमई, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एमई फाइनल माइनस एमई इनिशियल। इसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सवाल ये आता है कि हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो देख लिया कि ऐसे होता है, ये इक्वेशन होती है कि जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब समझ में तो आ रहा है ना, स्यूडो फोर्स समथिंग, तो उनका जब हम एडिशन करते हैं और वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है, कब नॉन कंजर्व हो रही है, तो वो सब बातें अगर हमें पता करनी है तो थोड़ा सा हमें और कुछ समझना पड़ेगा। पहले आप यहां तक की बातें नोट करें। ओके, तो हम कहां पे थे। अब अगर हमें यह पता करना है कि भाई ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगी, तो वो कैसे होगा, अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन है, अगर ये जीरो हो जाए तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं आगे लिख करके। ये वाला पार्ट रब कर सकता हूं मैं, चलो आओ। तो हमने क्या अभी फॉर्मूला देखा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये अभी हमने देखा है यहां पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय, अगर ये जीरो हो जाए और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए, तो आपकी ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, शॉर्ट में ही लिखते हैं, योर मैकेनिकल एनर्जी इज सेड टू बी कंजर्व्ड।
ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा यहां पे मैकेनिकल एनर्जी के लिए? स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहां पे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव forces and external forces is equals to the change in मैकेनिकल एनर्जी। तो 3-4 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। जब पोटेंशियल एनर्जी पे आया तो हमने क्या बोला? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू द चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। तो 3 बातें हमने पढ़ी हैं इस टॉपिक में, और तीनों ही बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाएंगे इन तीनों बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, वहां पे ये सब बातें बहुत अच्छे से अपने को यूटिलाइज करनी होंगी। सो डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाली बात को दोबारा से ध्यान देना। चलो यहीं पे लिखता हूं मैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन है वो 0 है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन है वो भी 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। यानी कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करूंगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी गेन होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा? और अगर पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। इसी चीज को हम लिख भी लेते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये कब एप्लीकेबल है? जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, तब ये दोनों पॉइंट वैलिड है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये वाली बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज अपन ने स्टार्टिंग करी पावर से। हमने पावर समझा। पावर क्या समझा? उसमें 1 सेकंड में जो वर्क कर रहे हैं उसे पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। और हमने एक और फॉर्मूला डिफाइन किया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, उनका डॉट प्रोडक्ट। और अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो एफ वी कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में तो पावर पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, सम काइंड ऑफ दिस कंसेप्ट। एफिशिएंसी के बारे में देखा है ना, यूजफुल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात करी। मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं होती, केवल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 या पॉजिटिव होती है, जानते हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव होती है। इसलिए हमने क्या बोला कि मैकेनिकल एनर्जी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, एक बात मैं भूल रहा हूं, एक्चुअली 2 बातें बोल रहा हूं। मैकेनिकल एनर्जी की हमने यूनिट की बात नहीं करी, तो भाई अगर किसी को डाउट है तो मैं बता रहा हूं, ऐसा ही यूनिट इसकी क्या होगी भाई, ये भी तो एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जूल, पोटेंशियल एनर्जी जूल, जूल प्लस जूल, जूल। ठीक है ना बेटा? अगर आप एक मैंगो में एक मैंगो जोड़ोगे तो मैंगो ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप एक मैंगो में एक एप्पल जोड़ दोगे तो आपको 2 एप्पल मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वही वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ यू आर रिकॉलिंग द यूनिट एंड डायमेंशन कंसेप्ट। ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा यूनिट ऑफ, ये तो बहुत आसान था, मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट पता करना। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो क्या अपन भूल रहे हैं, वो एक बात और पढ़ लेते हैं छोटी सी। अच्छा, यहां पे भी एक और चीज देखनी है अपने को। देखो यहां पे क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहां पे डेल्टा के। देखो अपन, मैं यहां पे लिख देता हूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अपन अभी पढ़ेंगे हॉर्स पावर के बारे में।
अब देखो इधर फटाफट से देखो, मैकेनिकल एनर्जी रिलेशन अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आता है, सर आपने ना वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया, आपने मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया, हम कैसे लगाएं? पहले तो ये कंफ्यूजन था कि एनएलएम कब लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाएं। अब तो एक और कंफ्यूजन आ गया कि मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी, एनएलएम कब कौन सी चीज लगानी है नहीं पता चल रहा। तो बेटा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसे पहले एक ट्रिक बताई थी, अभी भी एक और ट्रिक बताता हूं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा गया है भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या क्वेश्चन में दी गई है पोटेंशियल एनर्जी, या क्वेश्चन में क्या बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, अगर क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन है या दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी है, तो आप आंखें मीच के मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। अगर मैकेनिकल एनर्जी पूछी गई है या बताई गई है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है या बताई गई है, तो ये लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये दोनों बातों का जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या हम क्वेश्चन जो वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं उसका आंसर अलग आता है और इससे सॉल्व करते हैं तो आंसर अलग आता है? तो मेरा जवाब है नहीं, दोनों में से कोई सा भी मेथड ले लो, आंसर सेम ही आएगा। अब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है, बच्चे जहां पे गलती करते हैं वो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और मैंने बोला ये फ्रेम डिपेंडेंट है, तो एक ही फ्रेम में सारे के सारे सॉल्यूशन होने चाहिए अपने, ऐसा नहीं कि एक फ्रेम में वर्क निकाल दिया, एक में एनर्जी, एक में कुछ, सब एक फ्रेम में रहना चाहिए। तो अब यहां पे देखो गलती क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इज दिस, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, तो अब क्या होता है भाई, वर्क डन जो ग्रेविटी ने किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वर्क डन, ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वही कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है या नहीं है? तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, एक ही चीज को दो दो बार लिख देते हैं, यानी कि यहां पे तो लिख ही दिया, जब टोटल वर्क डन की बात आई थी तो जल्दी जल्दी में यहां पे लिख दिया, अच्छा टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दिस, नॉन कंजर्वेटिव दिस, एक्सटर्नल में भी कोई स्यूडो वीडो लग रहा हो तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन ये, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो क्वेश्चन में गिवन होता है सब डिटेल लिख देते हैं। और पेपर बनाने वाले भी स्मार्ट होते हैं, वो इस तरह से भी एक ऑप्शन देते हैं कि अगर ऐसे भी करें तब भी एक ना एक आंसर है, और आप वो आंसर फटाफट से टिक कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए कोशिश यही करना ज्यादा से ज्यादा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ये वाला थ्योरम कम से कम यूज करना, ये वाला थ्योरम केवल तभी लगाना जब आपको पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कुछ बातें पूछी हो या गिवन हो, अदरवाइज वही लगाना, क्योंकि आप क्या यहां पे एक ही बात को दो दो बार, यहां पे भी आपने लिख दिया और वही वैल्यू यहां पे भी लिख दी, तो आंसर कैसे सही आएगा? गलत हो जाएगा। या तो एक ही बातें दो दो बार ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना काफी था इसमें। अच्छा, ये और रहता है अपना हॉर्स पावर, तो इसको और समझ लेते हैं यार। ये रब कर देता हूं यहां से, तो हॉर्स पावर बेटा ये था, पावर का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे ना उसी में ही है ये, मैं बताना भूल गया। देखो क्या होता था पहले के टाइम में, इंजन तो होते नहीं थे, इंजन तो अभी बनने चालू हुए हैं। तो पहले चलती थी वो घोड़ा गाड़ी, समझते हो, बग्गियां समझते हो, बग्गियां, तो पहले वो चलती थी, पहले वो होना बहुत शान वाली बात होती थी। अब तो क्या इंजन आ गए। तो उस टाइम पे जब इंजन नए नए बने थे तो लोगों ने उसको कंपेयर किया था हॉर्सेस की पावर के साथ, यानी कि घोड़ों की ताकत, उससे उन्होंने उसको कंपेयर किया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई 1 हॉर्स पावर, यानी कि एक घोड़े की उन्होंने लमसम जो क्षमता बताई थी वो बताई थी, इसमें कितनी पावर होती है 746 वॉट, और हम इसको नॉर्मली कैलकुलेशन करने के लिए 750 वॉट जनरली लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले के टाइम पे उन्होंने जो कंपेयर किया वो इस बिहाफ पे किया कि भैया एक घोड़े में तो इतनी ताकत होती, तुम्हारे इंजन में जो ताकत है उससे कंपेयर करा के बता दो। लेकिन
हम तो भाई SI सिस्टम में जीने वाले आदमी हैं, हम तो वॉट से मतलब रखते हैं, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये 1 हॉर्स पावर कितना होता है, आजकल तो एग्जिस्टेंस में भी नहीं है ये वाली बात, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ जाए तो हमें तो अटेम्प्ट करना है। तो अब देखो ये जो डेटा है ना, इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं बोल सकते, उसका एक बहुत ही फनी सा रीजन है। आज आपने बोल दिया कि भाई एक घोड़े की पावर आपने बोल दी कि भाई 750 वॉट है। अब मैं बोल रहा हूं यार कभी वो घोड़ा बीमार होगा, है ना, कभी वो घोड़े का मूड ही नहीं होगा, या कभी वो घोड़ा इतना ज्यादा हेल्दी होगा कि जरूरत से ज्यादा काम कर दे। तो इसकी जो पावर है वो फ्लक्चुएट करती है। ऐसा तो नहीं है ना यार कि घोड़े एक फैक्ट्री में बनते हैं और वहां से बिल्कुल सब में एक जैसा ही माल आएगा। जैसे अपने इंजन होते हैं कार के, वो कैसे भी किसी भी फैक्ट्री में बना दो वो एक जैसी एफिशिएंसी देंगे एक कंपनी के, क्योंकि सब लोग एक जैसा फैक्ट्री का माल आता है तो पूरा। लेकिन घोड़े तो ऐसे नहीं है ना यार, वो तो लिविंग बीइंग है, तो किसी में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं है ना, वी कैन नॉट से इट एक्यूरेट, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने हॉर्स पावर की यूनिट में काउंट करना बहुत ही कम कर दिया। पहले तो इवन जो अपने मोटर इंजन आते थे ना, ये पंप देखें घरों में लगे रहते हैं पंप, उसमें भी हॉर्स पावर को इसी तरह से मेंशन किया गया था, भाई कितने हॉर्स पावर की, 1 2 3 ऐसे बोलते थे। तो अब वो चीज बंद हो चुकी है, अभी सब लोग वॉट में बात करते हैं, कितने वॉट का है। तो ये थोड़ी सी एक चीज आपको बतानी थी हॉर्स पावर से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा, है ना, काफी कुछ बातें करी अपन ने, पावर, मैकेनिकल एनर्जी, एफिशिएंसी को लेकर के रिलेशन देखा वर्क का और मैकेनिकल एनर्जी का। हाँ, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं मैकेनिकल एनर्जी और वर्क के रिलेशन पे, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन को सर्कुलर मोशन का भी एक टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और वो क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहां पे ऑफिशियली आपका वर्क पावर एनर्जी तो खत्म हो चुका है, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, उसको अपने को क्यों पढ़ना है। देखो उसके अंदर क्या था, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं, कल पढ़ के आना। अगर आप, हमने क्या पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर मैं एक ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा हूं तो ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, या ऐसे ऐसे भी घुमा रहा हूं तब भी क्या था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब हम जान चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी का फंडा। पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो क्या सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी, क्योंकि हाइट तो बदल ही नहीं रही, हाइट तो यही है, यहां से नीचे तक जो भी हाइट है। अगर मैं ऐसे भी चला रहा हूं तो भी हाइट बदल रही है कि सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन जहां पे हो रहा है उसी हाइट पे हो रहा है। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो अभी पार्टिकल एक यहां है, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो रेफरेंस पॉइंट से उसकी हाइट कीप ऑन चेंजिंग, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बदलती है। तो उन सबके फंडे को अपने को थोड़ा सा देखना है। तो कल के लेक्चर में बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। प्लीज पढ़ के आइएगा। थैंक यू।